आज के टाइम में हर इंसान अपने स्टेटस के हिसाब से गाड़ियों को खरीदता है। अगर कोई इंसान मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है तो वो अपने लिए ऑल्टो, i10, i20 और स्विफ्ट डिजायर जैसी गाड़ियों को प्रेफर करता है, जिनका प्राइस 8 से 10 लाख के बीच शुरू होती है और 15 लाख रुपए तक के बीच में खत्म हो जाती है। वहीं अगर कोई हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता है तो वो अपने लिए BMW, मर्सिडीज ऐसी गाड़ियां खरीदता है जिनके प्राइस 30 से 40 लाख रुपए के आसपास होते हैं या फिर उससे भी ज्यादा होते हैं। वहीं दोस्तों जो नेता और बिजनेसमैन होते हैं वो रोल्स रॉयस, बेंटले, लैंड रोवर और भी कई तरीके की ऐसी ही बुलेट प्रूफ कार्स में चलते हैं। लेकिन दोस्तों इंडिया में एक टाइम ऐसा भी था जब मिडिल क्लास से लेकर सेना के आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर या बिजनेसमैन के पास एक ही कंपनी की गाड़ियां हुआ करती थी। लोग अपने स्टेटस के हिसाब से अपने पसंद की कलर की कार को खरीदते थे और यही नहीं, वो कार रोड पर टैक्सी के काम में भी बहुत ज्यादा यूज होती थी। दोस्तों उस टाइम पर ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग की सुविधा नहीं थी तो उस गाड़ी को टैक्सी के रूप में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था और उस गाड़ी को इंडिया का किंग ऑफ इंडियन रोड्स भी कहा जाता था और उस कार का प्राइस था ओनली 14,000 रुपीज। इतने में तो दोस्तों आजकल खिलौने आते हैं। वैसे दोस्तों ये गाड़ी इंडिया के उबड़ खाबड़ रास्तों पर मक्खन की तरह चलती थी और इसमें स्पेस इतनी होती थी कि 5 लोगों के सिटिंग कैपेसिटी में 6 से 7 लोग आराम से आ जाते थे। उम्मीद है दोस्तों अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस कार की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के रोड किंग एम्बेसडर की, जो कि सिर्फ एक कार नहीं थी बल्कि इंडिया के लोगों का प्राइड थी और इंडिया की सबसे लंबे समय तक पसंद करने वाली कार थी। लेकिन दोस्तों आज भी आप मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में एम्बेसडर को एज अ टैक्सी देख सकते हैं और कई लोगों ने अपने एम्बेसडर को आज भी संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस कार की पॉपुलैरिटी पॉलिटिशियंस के बीच में एकदम खत्म होने लग गई और फिर 2014 में इस कार को बनाना बंद कर दिया गया और एम्बेसडर जो ब्रांड था उसे किसी और कंपनी को बेच दिया गया। और दोस्तों आज के टाइम में अगर आप लोग देखेंगे तो एम्बेसडर के कुछ गिने चुने मॉडल देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों कंपनी ने एम्बेसडर को बनाना बंद कर दिया? और आज के टाइम में मार्केट में ऐसी भी खबरें आग की तरफ फैली हुई है कि एम्बेसडर फिर से लॉन्च होने वाली है मार्केट में। तो क्या ये सच में लॉन्च होने वाली है, इस बारे में जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 1947 से, जब इंडिया आजाद हुआ था। तब लेट जवाहरलाल नेहरू जी को इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था और वो कभी भी अगर किसी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग में जाते थे तो वो नॉर्मली सस्ती कार में जाया करते थे। लेकिन दोस्तों जब भी बाहर के देशों से कोई नेता या कोई बड़े अधिकारी आते थे तो वो जब भी उनसे मिलने जाते थे तो कार्डिलैक नाम की महंगी गाड़ी में जाया करते थे। तो एक दिन लेट लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनसे पूछा कि इसके पीछे क्या रीजन है। तो उस पर नेहरू जी ने जवाब दिया कि देखिए, जब भी बाहर के लोग इंडिया के अंदर आए तो उन्हें ये पता चलना चाहिए कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कार्डिलैक जैसी महंगी गाड़ी को इस्तेमाल करता है। लेकिन जब लेट लाल बहादुर शास्त्री जी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तब वो हर कॉन्फ्रेंस में, हर मीटिंग में या और किसी से मिलने भी जाते थे तो वो एम्बेसडर में ही बैठकर जाते थे। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जब नेहरू जी विदेशी अधिकारियों से मिलने जाते हैं तब कार्डिलैक जैसी महंगी गाड़ी में बैठकर जाते हैं और आप तो हर जगह एम्बेसडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि देखिए, नेहरू जी बहुत ही महान इंसान हैं, मुझे उनके जितनी समझ तो नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब भी मुझे कोई देखे तो ये सोचे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया की बनी हुई कार में आए हैं और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात होगी। तो दोस्तों कुछ इसी तरह की थी एम्बेसडर गाड़ी की पहचान। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि एम्बेसडर कार की शुरुआत कहां से और कैसे हुई। ये बात है 1881 की, जब एक फ्रेंच ऑफिसर गुस्तार्वे ट्रूवे ने पेरिस में एक एग्जीबिशन के दौरान पहली बिजली से चलने वाली कार को इंट्रोड्यूस किया और इसके ठीक 5 साल बाद यानी कि 1886 में जर्मनी के इंजीनियर कार्ल्स बेंज ने अपनी पहली कार इंजन को पेटेंट करवाया जो कि पेट्रोल से चलती थी और उसी के साथ ही पूरी दुनिया में कार का बोलबाला हो चुका था और धीरे धीरे इंडिया में भी कार की एंट्री होने लगी थी। और 1896 में इंडिया के अंदर सबसे पहली कार पहुंची जिसे कि फॉस्टर नाम के एक ब्रिटिश मैन ने खरीदी थी और उसके बाद 1897 में जमशेदजी टाटा ने भी अपनी पहली कार खरीदी थी और कार खरीदने वाले पहले इंडियन का खिताब हासिल कर लिया। और उसके बाद कई बड़े बड़े बिजनेसमैन ने कार खरीदना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आम आदमी अभी भी बैलगाड़ी से ही चलता था। 1928 आते आते इंडिया में फोर्ड और जर्मन मोटर्स ने अपनी कार भी बनाना और बेचना शुरू कर दिया, लेकिन ये गाड़ियां बहुत ही ज्यादा महंगी हुआ करती थी। तो इंडिया के आजाद होने से 5 साल पहले यानी कि 1942 में BM बिरला ने अपनी खुद की कार असेंबली करने की कंपनी खोली और उसका नाम रखा हिंदुस्तान मोटर्स। और जैसे कि उनके भाई यानी कि घनश्याम जी बिरला गांधी जी के खास दोस्त हुआ करते थे तो उन्हें इस काम के लिए काफी
काफी ज्यादा सपोर्ट मिला और इस काम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। बीएम बिरला ने हिंदुस्तान मोटर्स की शुरुआत गुजरात में पोर्ट के पास ओखा में की थी, जिससे कि आसानी से कार के पार्ट्स को इंपोर्ट किया जा सके और ट्रांसपोर्टेशन में भी ज्यादा खर्चा ना हो। शुरुआत में हिंदुस्तान मोटर्स ब्रिटेन की एक कंपनी ब्रिटिश मोटर कॉर्पोरेशन के लिए कार असेंबल किया करती थी, जो कि पहले से ही इंडिया के अंदर अपनी कार बेच रहे थे। कुछ सालों तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन आजादी के बाद यानी कि 1948 में हिंदुस्तान मोटर्स वेस्ट बंगाल के उत्तरपाड़ा में शिफ्ट हो गई। वैसे दोस्तों, हिंदुस्तान मोटर्स इंडिया की पहली कार असेंबली कंपनी थी और पूरे एशिया में सेकंड लार्जेस्ट फैक्ट्री थी। पहले नंबर पे टोयोटा थी, जिसकी कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जापान में थी। दोस्तों, उत्तरपाड़ा में हिंदुस्तान मोटर्स ने अपनी पहली कार बनाई, जिसका नाम रखा हिंदुस्तान 10, जो कि मॉरिस 10 के डिजाइन पर बेस्ड थी। और दोस्तों, फिर हिंदुस्तान 14 बनाई गई, जो कि काफी हद तक मॉरिस ऑक्सफोर्ड एमओ पर बेस्ड थी। और उसके बाद बनाई गई बेबी हिंदुस्तान, जो कि मॉरिस माइनर पर बेस्ड थी। और 1954 में कंपनी ने लैंडमास्टर बनाई, जो कि मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 2 से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। ये सभी गाड़ियां लोग खरीद तो रहे थे, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग पॉलिटिशियन या फिर बिजनेसमैन हुआ करते थे, जिस वजह से इंडिया के अंदर कार को खरीदना आम लोगों के लिए एक सपना ही था। इंडिया के मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास उस टाइम पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर टू व्हीलर्स का यूज किया करते थे। सो हिंदुस्तान मोटर्स ने 1957 में एक और कार बनाई, जिसने आते ही इंडियन मार्केट के अंदर क्रांति लाके रख दी। और दोस्तों, उस गाड़ी का नाम रखा गया था हिंदुस्तान अम्बेसडर। दोस्तों, हिंदुस्तान मोटर्स की ये जो गाड़ी थी वो मॉरिस ऑक्सफोर्ड की सीरीज 3 से काफी हद तक इंस्पायर्ड थी, जिसके डिजाइन में मॉडिफिकेशंस करके अम्बेसडर को बनाया गया था। दोस्तों, ये गाड़ी भले ही मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 जैसी दिखती थी, लेकिन इसे इंडियन रोड्स और लोगों की पॉकेट को देखकर बनाया गया था। और ये सिर्फ 14,000 रुपए में आया करती थी और काफी ज्यादा स्पेशियस भी हुआ करती थी। इसमें सारा परिवार आराम से आ जाया करता था और इंडिया की खड्डों वाली रोड्स पर काफी आराम से चला करती थी। और इस गाड़ी की सबसे खास बात यह थी कि अगर ये खराब भी हो जाया करती थी तो कोई भी नौसिखिया मैकेनिक भी इसे आराम से ठीक कर सकता था। ये इंडिया की पहली डीजल कार थी, जो कि पेट्रोल कार से भी ज्यादा अफोर्डेबल थी, यानी कि ये पूरे तरीके से पॉकेट फ्रेंडली थी। इसीलिए इसे मिडिल क्लास फैमिलीज ने काफी ज्यादा पसंद किया, जिसकी वजह से इसे एमबी जैसा निकनेम भी मिला था। दोस्तों, उस टाइम में ये गाड़ी काफी ज्यादा स्पेशियस थी और इसका डिजाइन काफी ज्यादा नया था, जिस वजह से ये गाड़ी अमीर लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। और साथ में ही जो सरकारी ऑफिसर्स थे, आर्मी ऑफिसर्स थे, उनको भी ये गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। और उन्हीं सबके बीच इंडिया के अंदर एक टाइम ऐसा भी आया कि लोग एम्बेसडर का कलर देखकर ही बता सकते थे कि गाड़ी के अंदर कौन जा रहा है। जैसे कि सफेद कलर की एम्बेसडर है और उस पर लाल बत्ती लगी है तो उसमें कोई ना कोई नेता होगा, और अगर काली एम्बेसडर है तो जरूर वो कोई आर्मी ऑफिसर्स की ही गाड़ी है। इसके अलावा लाल और पीली एम्बेसडर का यूज मोस्टली टैक्सी में ही होता था। और दोस्तों, वो दौर ऐसा था कि अगर किसी नेता की रैली जा रही है तो उसमें 18 या फिर पूरी की पूरी 20 गाड़ियां भी एम्बेसडर ही होती थी। और अगर आप बॉलीवुड की मिड 90s की मूवीज देखेंगे तो उसमें भी आपको मोस्टली एम्बेसडर कार ही देखने को मिलेगी। और चाहे राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक के पास मोस्टली एम्बेसडर कार ही हुआ करती थी, और या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास भी एम्बेसडर ही हुआ करती थी, जिसकी वजह से एक टाइम पर 16% एम्बेसडर सरकारी ऑफिसर्स के लिए खरीदी जाने लगी। एम्बेसडर को पसंद करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि इसके अंदर जो इंजन यूज होता था वही सेम इंजन BMW सीरीज में भी यूज होता था और बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो कि 1489 सीसी और 1995 सीसी का हुआ करता था, जो बाकी इंजन की तरह थोड़ा सा ज्यादा वजन उठाने पर दम नहीं तोड़ता था। इसके अलावा ये 1.5 लीटर और 2.5 लीटर डीजल इंजन और 1.8 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ आती थी, जो कि आज के SUV के पावर से कम नहीं है। और इसके साथ ही इसके CNG और LPG वेरिएंट्स भी आए थे। एम्बेसडर इंडिया बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा था और इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कंपनी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ा। दोस्तों, उस टाइम पर प्रीमियर मोटर्स और स्टैंडर्ड मोटर्स जैसी कंपनीज भी इंडिया के अंदर अपनी कार बनाया करती थी, लेकिन उसके बाद भी इंडियन मार्केट में एम्बेसडर की ही मोनोपोली हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों, फिर टाइम आता है 1983, जब इंडिया के अंदर मारुति सुजुकी 800 लॉन्च होती है, जो कि एम्बेसडर से कई मामलों में बेटर थी, जैसे कि उसका प्राइस एम्बेसडर से बिल्कुल आधा था। मारुति सुजुकी का माइलेज भी एम्बेसडर से ज्यादा
अच्छा था, जिसकी वजह से एम्बेसडर की सेल्स में काफी फर्क पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान मोटर्स ने इस चीज को भांप लिया था और फिर उसने जापान की इसूजू कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके 1984 में अपनी नई कार कॉन्टेसा को लॉन्च किया, जो कि मारुति सुजुकी को सीधे सीधे टक्कर दे रही थी और इंडिया की लग्जरी गाड़ियों में से एक मानी जाती थी। और दोस्तों इसी तरह से हिंदुस्तान मोटर्स ने एक बार फिर से अपनी खोई हुई मोनोपोली को वापस पा लिया। कंपनी ने अपने डीजल इंजन बनाने के लिए अमेरिका की एक कैटरपिलर नाम की कंपनी से कोलैबोरेट किया और फिर हिंदुस्तान ट्रैक्टर्स लॉन्च किए गए। और दोस्तों उस टाइम पर इंडिया ज्यादातर एग्रीकल्चर पे ही रिलाय करता था, जिसकी वजह से वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा चले। उसके बाद 1991 में और 1992 में इंडिया में लिबरलाइजेशन आने के बाद इंडिया में कई सारी फॉरेन कंपनीज आ गई, लेकिन इसके बाद भी एम्बेसडर का जो जादू था वो उस टाइम तक चलता रहा। और इसी के बीच में हिंदुस्तान मोटर्स ने कई अलग अलग वेरिएंट्स के एम्बेसडर, लैंड मूवर्स, डीजल इंजन और कार्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। इसके बाद 1994 में हिंदुस्तान मोटर्स ने जनरल मोटर्स के साथ 50-50 का जॉइंट वेंचर भी साइन किया और नई कार लॉन्च की जिसका नाम रखा था ओपल एस्ट्रा। दोस्तों ये जो गाड़ी थी ये 5 सीटर थी, लेकिन इसमें स्पेस इतनी ज्यादा नहीं थी कि इसमें 5 लोग आराम से बैठ पाते। साथ ही ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स भी लोगों को फेस करनी पड़ रही थी, जिस वजह से ये गाड़ी ज्यादा लंबे समय तक मार्केट में नहीं चल पाई। इसके अलावा हिंदुस्तान मोटर्स और जनरल मोटर्स के बीच में जो जॉइंट वेंचर था वो भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। 1999 में जनरल मोटर्स ने हिंदुस्तान मोटर्स का जो गुजरात में जो प्लांट था वो खरीद लिया और दोनों अलग हो गए। और इसी के साथ दोस्तों अब मार्केट में बहुत सारी फॉरेन कंपनीज भी आ चुकी थी, जिससे कि हिंदुस्तान मोटर्स को रेगुलर बेसिस पर अब कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। लेकिन गवर्नमेंट अभी भी इसके फेवर में थी, क्योंकि मोस्टली पॉलिटिशियंस को लाल बत्ती वाली एम्बेसडर पसंद आती थी, जिस वजह से कि कंपनी ने 2004 में 9 लाख यूनिट्स बनाकर रिकॉर्ड बना दिया था। इसके अलावा 2013 में हिंदुस्तान एम्बेसडर को वर्ल्ड बेस्ट टैक्सी का अवार्ड भी मिला था, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टॉप क्लास की टैक्सी हुआ करती थी, जिसमें स्पेस सबसे ज्यादा थी और कैसे भी रोड्स पर ये स्मूथली रन करती थी। मुंबई और कोलकाता में एम्बेसडर टैक्सी को काली पीली टैक्सी के नाम से जाना जाता है और ऐसी काली पीली टैक्सी आपको मुंबई और कोलकाता में आज भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों टाइम के साथ ही 1958 से लेकर 2014 तक हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर के कई सारे मॉडल्स भी लॉन्च किए थे, जो कि काफी पॉपुलर हुए थे। जैसे कि 1954 से लेकर 1958 तक हिंदुस्तान लैंडमास्टर, 1958 से लेकर 1962 तक हिंदुस्तान एम्बेसडर MK1, 1962 से लेकर 1975 तक हिंदुस्तान एम्बेसडर MK2, 1975 से लेकर 1990 तक MK3 और MK4, 1990 से लेकर 1999 में हिंदुस्तान एम्बेसडर नोवा और 2000 से लेकर 2014 तक हिंदुस्तान एम्बेसडर ग्रैंड, क्लासिक एंड कोर। और दोस्तों एम्बेसडर कोर एम्बेसडर का आखिरी मॉडल था। इसके अलावा दोस्तों हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर के अलावा और भी कई सारे कार्स और इक्विपमेंट्स बनाए थे। इसके अलावा दोस्तों 2014 में ये खबर भी फैलने लगी कि हिंदुस्तान मोटर्स ने मैनेजमेंट के 240 एम्प्लॉइज को निकाल दिया है और उस टाइम हिंदुस्तान मोटर्स में लगभग 2300 एम्प्लॉइज काम किया करते थे। इसके अलावा भी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना भी कर रही थी, जिस वजह से उत्तरपाड़ा का जो प्लांट था वो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और एम्बेसडर ब्रांड फ्रेंच की एक ऑटोमोबाइल कंपनी थी, उसे सिर्फ 80 करोड़ रुपए में बेचना पड़ा। लेकिन ऐसा क्या हुआ? ऐसे वो कौन से रीजन थे जिस वजह से कंपनी को अपने उत्तरपाड़ा के प्लांट को बंद करके कंपनी को बेचना पड़ा? चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं। दोस्तों नंबर 1 पे आता है लैक ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। दोस्तों साल 1958 से लेकर 2000 तक हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर में कई सारे चेंजेस किए और अलग अलग नाम दिए, जैसे कि मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4। इन सभी मॉडल्स में थोड़ा बहुत डिजाइन को और इंटीरियर को छोड़कर कुछ भी नया नहीं था। इंजन से लेकर मोटर तक सब कुछ लगभग सेम ही था और जब अलग बनाया भी तो इंडिया में कई सारी ऐसी कंपनी आ चुकी थी जो इनके कार से बेटर और सस्ती कार लोगों को बेचा करती थी, जिसकी वजह से एम्बेसडर की जो डिमांड थी वो कम हो गई। लेकिन साथ ही साथ इनके बाकी के जो कार्स थे उनका भी मार्केट नीचे जाने लगा, जिससे कि कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस झेलना पड़ा। दोस्तों नंबर 2 पर आता है पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देखिए दोस्तों एक आर्टिकल में ये लिखा गया था कि उस टाइम पर एम्बेसडर लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर थी और लोग इसे अपनी शान शौकत समझते थे। लेकिन इस चीज को और ज्यादा बढ़ाने और एम्बेसडर की और अच्छी मार्केटिंग करने के बजाय कंपनी ये सोचकर मार्केटिंग नहीं किया करती थी कि उनको मार्केटिंग करने की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही एक वेल नोन ब्रांड है, तो लोग खुद ही इनकी कार्स को खरीदने आएंगे ही आएंगे, जिसकी वजह से इनकी सेल्स के ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा और दोस्तों एम्बेसडर सीधे आसमान से जमीन पर आ गई। दोस्तों नंबर 3 पर आता है लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों ये तो आप सभी जानते होंगे कि इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन आने के बाद से इंडिया
इंडिया की काफी सारी ऐसी कंपनीज थी जो कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से कुछ ही सालों में इंडिया के अंदर से गायब हो गई। और ऐसा ही कुछ हिंदुस्तान मोटर्स और उनकी बेस्ट गाड़ी एम्बेसडर के साथ भी हुआ था। लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में कई सारी कंपनियां आ गईं, जैसे कि होंडा, टोयोटा, ह्यूंडई और भी बहुत सारी कंपनीज इंडिया में बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आई और इंडिया में यूथ को ध्यान में रखते हुए कई सारे एडवांस फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स ऐड किए और यही चीज हिंदुस्तान एम्बेसडर को काफी ज्यादा भारी पड़ गई। प्राइस वॉज नॉट जस्टिफाइंग द वैल्यूज। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम्बेसडर सीरीज में कंपनी ने कई कार्स को लॉन्च किया, लेकिन उस कार्स में सिर्फ डिजाइन और इंटीरियर चेंज किया और लोगों को डिलीवर कर दिया। आप ये समझ सकते हैं कि छोटे मोटे चेंजेस को चेंज किया गया और हर बार प्राइस बढ़ाकर मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। और दोस्तों, जब पहली बार एम्बेसडर आई थी तो उसका प्राइस था 14,000 रुपए, लेकिन 2013 और 2014 में इसकी कीमत हो चुकी थी 5 लाख रुपए। और दोस्तों, 5 लाख रुपए लोगों को इसके फीचर्स के हिसाब से काफी ज्यादा लग रहे थे। इस वजह से लोगों ने सोचा कि एम्बेसडर को 5 लाख में खरीदने से अच्छा है कि किसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कार को खरीद लिया जाए। और लास्ट में आता है द एंड ऑफ पॉलिटिशियंस क्रेज। देखिए दोस्तों, एम्बेसडर का जो क्रेज था वो आम लोगों के साथ साथ पॉलिटिशियंस के बीच में भी कम होने लगा था और इसकी शुरुआत हुई थी इंडिया के फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी से। देखिए, एक बार हुआ क्या कि बिहार विधानसभा में मीटिंग के लिए एम्बेसडर कार में पहुंचे और वहां उनके कार का दरवाजा जाम हो गया। उसके बाद में उनके बॉडीगार्ड के मदद से दरवाजे को खोला गया और फिर वो बाहर निकले। उसके बाद में फिर वो एम्बेसडर के बजाय एसयूवी और BMW को यूज करने लगे, क्योंकि उन गाड़ियों में एम्बेसडर की तुलना में ज्यादा सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है और ये ज्यादा कंफर्टेबल भी हुआ करती हैं। तो दोस्तों, यही वो कारण थे जो कि हिंदुस्तान मोटर्स और एम्बेसडर के बर्बादी के कारण बने।